Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हम पांचवा पार्ट पढ़ रहे हैं गास लॉ के एप्लीकेशंस की। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं जिसमें हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था थ्रू गास लॉ को यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। आज जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं किन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल प्लेट्स है, लेकिन ये चार्ज प्लेट हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड लिखूँ पैरेलल तो फिर डी बहुत ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। तो हम आज पैरेलल चार्ज प्लेट से इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का कंसेप्ट भी मैंने आपको दिया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे जो हम इन्फिनिटी की बात करते हैं, ये हम कौन से इन्फिनिटी की बात करते हैं, रिलेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स रिलेटिव इन्फिनिटी। हम एब्सोल्यूट इन्फिनिटी की बात नहीं करते, ठीक है। एब्सोल्यूट इन्फिनिटी तो वो होती है जो रियल में एक बॉडी हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट हो, मतलब जिसका लेंथ या जिसकी हम काउंट करते हैं वो हमें मालूम ना हो। लेकिन ये जो चार्ज प्लेट्स अब हम बनाएंगे वो तो होंगे फाइनाइट, लेकिन हम इनफाइनाइट क्यों लिखते हैं, रिलेटिव इन्फिनिटी की बात करते हैं। मतलब जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उस पॉइंट के लिए ये चार्ज रिलेटिवली क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अभी मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास है एक चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है ये हमारे पास, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दूसरा जो हमारे पास प्लेट है, मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, पहले ये बना दूँ। इस पे नेगेटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। अब जो मैंने वर्ड यूज़ किया है इनफाइनाइट चार्ज प्लेट्स, तो ये तो इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दो प्लेट्स जो है इनकी बीच में ये सेपरेशन इतना स्मॉल होगा कि ये पॉइंट्स रिलेटिवली क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। मतलब हम एक ऐसे पॉइंट पे या इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ तो इस पॉइंट के लिए ये क्या है, इस पॉइंट के लिए ये प्लेट्स क्या है, इनफाइनाइट है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट के लिए तो ये प्लेट्स इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के लिए है, ठीक है। अगर हमारे पास एक शीट है, देख ले आप, ये हमारे पास एक शीट है और मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं तो इस पॉइंट के लिए ये प्लेट्स का जो डायमेंशन है इस स्मॉल पॉइंट के लिए इनफाइनाइट है, रिलेटिवली इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट, तो इस पॉइंट के लिए फिर ये इनफाइनाइट नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इन दो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन होगा वो इतना स्मॉल होगा कि इन प्लेट्स का लेंथ होगा इस पॉइंट के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल इस तरह है, मैं इसलिए इतनी दूर बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए, वरना इस तरह होंगे। एक हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है ये ग्रीन वाला, और ये जो है रेड, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट है। इनके बीच में जो सेपरेशन है वो इतना स्मॉल होगा कि ये प्लेट हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट। अब अगर इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ तो अगर आप देख ले तो इस स्मॉल पॉइंट के लिए ये प्लेट दोनों है रिलेटिवली क्या है, इनफाइनाइट है। तो रिलेटिव इन्फिनिटी का मतलब ये है हमारे पास, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आते हैं और नेगेटिव की अंदर जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा था कि इट ओरिजिनेट्स इज पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन दी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, पहला जो स्टेप है हमारे पास, हम क्या कंसिडर करते हैं, एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं। तो हम पहला क्या करेंगे, पहला स्टेप, कंसिडरिंग अ गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस हम किसे कहते हैं, हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। एनी क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस।
किसी भी क्लोज सरफेस को हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। लेकिन टर्म्स हमारे पास किस टर्म में हो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अगर इसी तरह किसी भी तरह हम ये कहेंगे तो ये तो स्क्वायर है, ठीक है, या रेक्टेंगल होगा, हर एक क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस नहीं कह सकते। यह एनी क्लोज सरफेस से मतलब है अगर हम चार्जेस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं और हम एक क्लोज सरफेस को देते हैं, तो वो क्लोज सरफेस हमारे पास क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस होगा। तो यहाँ पे मैं एक सिलेंडर कंसिडर करूँगा, क्लोज सिलेंडर होगा, वो हमारे पास क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा। इस क्लोज सिलेंडर को मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे, इस रेड मार्कर से बनाता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब इस क्लोज सिलेंडर के लिए मैं क्या फाइंड करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँगा, ठीक है। लेकिन ये गॉसियन सरफेस के जो उसूल है पिछले हर पार्ट में मैंने आपको बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ भी रिवाइज कर देता हूँ कि गॉसियन सरफेस के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि द गॉसियन सरफेस, मैं सिर्फ सरफेस लिखता हूँ लेकिन इसका मतलब है द गॉसियन सरफेस, चलो गॉसियन भी लिखता हूँ, द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज। मतलब ये इसकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, चार्ज के अबाउट सेम होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास एक चार्ज है और मैं इसकी इर्द गिर्द एक गॉसियन सरफेस बना देता हूँ, तो मैं इसी तरह एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ कि इसकी सिमेट्री इस चार्ज के इर्द गिर्द क्या हो, सेम हो। अगर मैं एक इसी तरह एक ये हमारे पास एक चार्ज है और मैं एक ऐसा सरफेस बना दूँ, तो ये सरफेस अब हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि चार्ज एक साइड पे है, यहाँ पे चार्ज बीच में है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है गॉसियन सरफेस के लिए वो क्या है, क्योंकि ये गॉसियन ये जो क्लोज सरफेस होता है ये सिमेट्रिक होता है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम at every point on the Gaussian surface। गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन है गॉसियन सरफेस को कंसिडर करने के लिए, और मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस को कंसिडर किया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ इसकी हर एक सरफेस से, इसकी 3 सरफेसेस है, हर सरफेस से मैं क्या करूँगा, फ्लक्स फाइंड करूँगा, और फ्लक्स के लिए मैं क्या लूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर जो है वो क्या लूँगा मैं, ये जो सरफेस है सरफेस 1 में इसको कहता हूँ, इसका डायरेक्शन जो एरिया वेक्टर है DA, वो हमारे पास इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर होता है वो भी किसी भी सरफेस के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है। इस सरफेस के लिए ये जो सरफेस 2 है, इसके लिए एरिया वेक्टर DA हमारे पास क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा, ठीक है। और तीसरा जो सरफेस है वो हमारे पास है ये कर्व सरफेस, और कर्व सरफेस का जो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर है DA, वो हमारे पास इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर आप देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है, इस एरिया का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, इस एरिया का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आप देख लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 1 के बीच में जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। यहाँ पे देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। अब सरफेस 3 के लिए आते हैं, हमारे पास है सरफेस 3, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों सरफेस से क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे, और उस फ्लक्स की वजह से हम क्या फाइंड करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो आते हैं, हमें पता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रल लेंगे E.dA, ठीक है। चूँकि क्लोज सरफेस है तो इस इंटीग्रल पे मैं ये रिंग बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, ये हमारे पास इक्वेशन है फ्लक्स का।
और हम यहाँ पे लिख देते हैं, अभी डॉट को ख़त्म करने के लिए मैं लिखता हूँ EDA cos थीटा, ठीक है। लेकिन चूँकि ये तो सिर्फ एक क्लोज सरफेस के लिए है, अब हमारे पास इस पूरी सिलेंडर की 3 सरफेसेस है, तो तीनों सरफेसेस के लिए जब मैं लिखता हूँ फ्लक्स तो मैं इस तरह लिखूँगा, फ्लक्स इज इक्वल टू EDA1 cos थीटा प्लस सरफेस 2 के लिए मैं लिखूँगा EDA2 cos थीटा और सरफेस 3 के लिए मैं लिखूँगा प्लस EDA3 cos थीटा। अब आपको पता है सरफेस 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस का जो एरिया वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, दूसरी के लिए भी एरिया एंगल 90 है, तीसरी के लिए हमारे पास एंगल क्या है 0 है। तो सभी में मैं एंगल पुट कर देता हूँ, तो फ्लक्स हमारे पास होगा EDA1 cos 90 डिग्री प्लस EDA2 cos 90 डिग्री एंड प्लस EDA3 cos 0 डिग्री, ठीक है। अभी आपको ये भी पता होगा कि cos 90 हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है 0 की, तो ये पूरा टर्म हमारे पास क्या होगा 0 होगा। यह भी cos 90 है तो ये भी 0 होगा, और यह cos 0 है तो cos 0 इज इक्वल टू 1। तो फ्लक्स हमारे पास होगा EDA3, सिर्फ तीसरी सरफेस से हमारे पास फ्लक्स होगा, बाकी सब दोनों जो सरफेसेस है उससे फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। और रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है पैरेलल है, तो इससे फ्लक्स होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं गॉसियन सरफेस जब हमने कंसिडर किया था तो दो कंडीशन पढ़े थे, एक तो ये पढ़ा था कि गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक, और दूसरा पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो इस ई को मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल लेता हूँ DA3। अब आप देख ली ये जो तीसरा कर्व सरफेस है इसके लिए मैंने सिर्फ ये स्मॉल पॉइंट कंसिडर किया है, देख लीजिए स्मॉल एरिया वेक्टर। अभी इस कर्व सरफेस के जितने भी ये सरफेस है इसको अगर मैं इस स्मॉल एरिया वेक्टर्स में डिवाइड करूँ, बहुत सारे n नंबर ऑफ एरिया वेक्टर, और सबका इंटीग्रल में ले लूँ तो ये हमारे पास एरिया बन जाएगा, ठीक है। टोटल को ऐड करने के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लेते हैं सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, लेकिन जब हम सारे सब की समेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा A। तो फ्लक्स रह गया हमारे पास EA का, ठीक है। ये मैं लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आऊँगा मैं चार्ज डेंसिटी की तरफ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ कि चूँकि ये जो प्लेट्स है इन प्लेट्स का जो कि सरफेस पे जो चार्जेस है इसकी जब मैं चार्ज डेंसिटी फाइंड करता हूँ तो इसको मैं कहता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्योंकि इन प्लेट्स के सरफेस पे चार्ज है, तो जब इसका मैं डेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ तो इसके डेंसिटी को मैं क्या बोलता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सिग्मा से, ठीक है, सिग्मा। और सिग्मा हमारे पास इक्वल होगा चार्ज पर यूनिट एरिया के, मतलब पर यूनिट एरिया हमारे पास जितने चार्जेस होंगे उसको हम क्या कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ ये हमारे पास इक्वेशन हो गया 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब मुझे गॉस लॉ से पता है कि हमारे पास फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या होगा, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमें गॉस लॉ ने बताया है। गॉस लॉ आप पढ़ ले, मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख ले कि गॉस लॉ के हम क्या पढ़ते हैं कि चार्ज थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप देख लिए तो इस इक्वेशन नंबर 1 में मैं इस फ्लक्स की जगह क्या लगाता हूँ चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्लक्स इसके बराबर है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को देख लिए हमारे पास है फ्लक्स इज इक्वल टू EA, तो फ्लक्स की जगह मैं लगाता हूँ फ्लक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EA।
ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप देख ली इक्वेशन नंबर 2 में हम कहते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इस इक्वेशन को आप देख लिए, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ से अगर मैं क्यू की वैल्यू मालूम करना चाहूँ तो ए यहाँ पे डिवीजन में है, जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किस चीज़ में होगा, मल्टीप्लिकेशन में। सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू। इस इक्वेशन से मैंने क्यू की वैल्यू फाइंड की, जो क्या है सिग्मा ए है। अब ये क्यू की वैल्यू सिग्मा ए में पुट करता हूँ यहाँ इस क्यू में, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई मुश्किल नहीं है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया से मैंने क्यू की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, ए यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा क्यू, और ये जो वैल्यू है क्यू की, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए। ये वाला ए और ये ए वाला कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रह जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किस चीज़ के लिए, इनफाइनाइट पैरेलल चार्ज प्लेट्स के लिए क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जिस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इन चार्ज प्लेट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमारे पास मीडियम होता है परमिटिविटी, उसकी परमिटिविटी है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।